हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं अश्विन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आप देख सकते हैं कि आज हम मॉक टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 3 टेस्ट का डिस्कशन हम कर चुके हैं। उनके वीडियोस जो हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल सकते हैं। एक बड़ा सा सवाल उन स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा जो फर्स्ट टाइम इस टेस्ट के डिस्कशन को देख रहे होंगे कि पिछली फाइलें कहाँ से मिलेंगी। तो मैं बता दूं कि जो टेलीग्राम चैनल है इंस्टीट्यूट का, अश्विन क्लासेस फॉर इंग्लिश के नाम से, जिसका लिंक नीचे वीडियो के दिया भी है, वहाँ पर सारी फाइल्स को अपलोड कर दिया जाता है। तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट 1, प्रैक्टिस टेस्ट 2, प्रैक्टिस टेस्ट 3 ये फाइलें वहीं मिल जाएंगी। और जो डिस्कशन हम अभी करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 4, इसकी फाइल को भी ऑलरेडी वहाँ पर कल ही अपलोड कर दिया गया था, इसलिए कि आप पहले से ही इसको सॉल्व कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और टोटल में 50 क्वेश्चंस होंगे। मैंने अपने हिसाब से हमेशा के जैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ही रखे हैं, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, या फिलर्स हो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो, या कॉमन एरर्स हो। हर जगह मैंने कोशिश की है कि रेलेवेंट, इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड कंटेंट ही रखा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के टेस्ट नंबर 4 डिस्कशन को। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं उन सभी का वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 5 क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड है। सामने स्क्रीन पे आपको पैराग्राफ दिख रहा है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है। चलिए शुरू करते हैं। ऑल्दो इंडियंस स्पेंड लेस मनी ऑन एलोपैथिक मेडिसिन दैन पीपल इन मोस्ट अदर एशियन कंट्रीज। कहा जा रहा है कि यद्यपि हिंदुस्तानी लोग जो हैं एलोपैथिक मेडिसिन पे कम पैसे खर्च करते हैं अगर आप कंपेयर करें बाकी जो अधिकांश एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों के कंपैरिजन में, इंडियंस उतना ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन पे पैसे नहीं खर्च करते जितना बाकी देश करते हैं, स्पेशली एशियन कंट्रीज़। मोर देन 40,000 ड्रग फॉर्मुलेशंस आर अवेलेबल हेयर। इसके बावजूद भी तकरीबन 40,000 के आसपास ड्रग फॉर्मुलेशन से, मतलब अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ यहाँ पर हैं। ऑल मैन्युफैक्चरर्स आर रिक्वायर्ड बाय लॉ to provide information about the product either on the packaging or in a pamphlet inside। अब कहा जा रहा है कि नियम के मुताबिक जो भी दवा उत्पादन वाली कंपनियां हैं इन सब के लिए आवश्यक है कि जो भी वो दवाई सेल कर रही हैं, जो भी प्रोडक्ट वो, जो भी ड्रग वो सेल कर रही हैं, उसके लिए उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो जरूर वो प्रोवाइड करे, चाहे वो पैकेज के ऊपर जो पैक हो उस पर ही दे, या फिर अगर पैम्पलेट कोई डाल करके उसी पैकेट के अंदर, मतलब किसी तरीके से इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ड्रग उन्हें देनी ही होती है, चाहे वो पैकेजिंग में ही दे दे यानी पैकेज के ऊपर ही, या फिर एक पैम्पलेट उसके अंदर डाल करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट इन मेनी केसेस दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी मीगर। अब कहा जा रहा है लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन देने की बात की जा रही है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना आवश्यक है, तो ये कहा जा रहा है लेकिन बहुत सारे केसेस में ये इंफॉर्मेशन बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि ये ड्रग किस पर्पस के लिए है, कैसे काम करता है, क्या इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये इन्फॉर्मेशन होती तो है लेकिन बहुत ही लिमिटेड, इतनी लिमिटेड कि आप उसे इनसफिशिएंट भी कह सकते हैं, बहुत ही कम, वेरी मीगर। मेनी डॉक्टर्स टू, अब आगे बढ़ते हैं। मेनी डॉक्टर्स टू डू नॉट टेल द पेशेंट्स एनीथिंग अबाउट द ड्रग दैट दे प्रिस्क्राइब। ये अक्सर देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि तमाम डॉक्टर्स भी जब कोई ड्रग या कोई दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, तो वो उसके बारे में कुछ नहीं बताते कि ये दवा क्यों मैं आपको दे रहा हूँ, या फिर इस दवा को क्या काम कैसे करेगी ये दवा, ये सारी बातें वो पेशेंट्स के साथ शेयर नहीं करते। जब वो कोई प्रिस्क्रिप्शन देते हैं पेशेंट को तो ये बताते नहीं हैं कि ये दवाइयाँ किस प्रकार से आपकी बीमारी में काम करेंगी। व्हाट शुड वी बी कंसर्न्ड अबाउट व्हेन वी टेक ड्रग्स। अब एक सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि हमें किस बात को लेके चिंतित होना चाहिए या फिर किस बात को लेके हमें ध्यान देना चाहिए जब हम कोई दवाई ले रहे हों। देयर आर 2 एरियाज, आगे कुछ उसी को सोल्यूशन दिया जा रहा होगा। पहला, साइड इफेक्ट्स, हमें साइड इफेक्ट्स का ध्यान रखना है। या देयर आर 2 एरियाज, 2 बातें हैं। पहली बात है साइड इफेक्ट्स। मेनी पीपल
टेकिंग अ ड्रग विल नोटिस एन अनडिजायरेबल रिएक्शन यूजुअली माइनर। मतलब कहा जा रहा है कि बहुत से लोग जो ड्रग लेते हैं, जो दवाई खा रहे होंगे, उनको अजीब तरीके से रिएक्शन होगा जिसकी उन्होंने कल्पना ना की हो, एक तरीके से एक्सपेक्ट ना किया हो। हाँ, प्रायः माइनर सा रिएक्शन होता है जिसको कई बार इग्नोर भी कर लिया जाता है। एंड एवरी वन रिस्पॉन्ड्स टू ड्रग डिफरेंटली, और हर किसी पर कोई दवाई अलग अलग तरीके से काम कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सेम डिजीज़ हो, और जो दवाई किसी दूसरे पेशेंट पे काम कर रही हो वही दवाई आप पे भी काम करे। जैसे आप देखिए ना, ये जो कोविड-19 जैसे जैसे पैंडमिक फैला हुआ है, अब मलेरिया की जो दवाई है, बहुत सारे पेशेंट्स में ये दवाई इफ़ेक्टिवली काम कर रही है, और बहुत सारे पेशेंट्स में ये दवाई उतना एफिशिएंटली काम नहीं भी कर रही है। तो हम अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं टूवर्ड्स ड्रग्स। नंबर 2, फेलियर टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। दूसरी बात कि इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस जो दिए जा रहे हों कि कैसे कैसे दवाई को लेना है, उसको नहीं फॉलो किया जाता है। कैसे? मेनी ऑफ अस डिसओबे प्रिस्क्रिप्शन इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ मच टू टेक एंड व्हेन। हम में से बहुत से लोग प्रिस्क्रिप्शन को इग्नोर करते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि हमें कितनी दवाई खानी है और कब खानी। कभी उसका डोज गलत हो जाता है कि एक टैबलेट लेनी है तो 2 टैबलेट ले लीगी, दोपहर में लेनी है तो शाम को टैबलेट खाई जा रही। ये सारी बातें बताई जा रही हैं यहाँ पर। इट इज़ ईजी टू फॉल इनटू थिंकिंग, ये सोचना बड़ा ही सरल है, दैट मोर ऑफ द ड्रग विल स्पीड अप हीलिंग। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ये अनएडुकेटेड सोसाइटी में देखने को मिलता है, जहाँ पर लोग बहुत कम पढ़े लिखे हों या फिर बिल्कुल भी ना पढ़े लिखे हों। ऐसे समाज के लोग क्या सोचते हैं कि ज़्यादा मात्रा में अगर हम दवाई ले लेंगे तो उससे जो हमारी तकलीफ़ है, जो घाव है, वो और जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर एक टैबलेट किसी घाव को 10 दिन में ठीक करती है, तो अगर हम 2 टैबलेट लेंगे तो वो उस घाव को 5 दिन में ठीक कर देगी। मतलब मैथ्स लगा देते हैं यहाँ पर। ये इट इज मोर कॉमन हाउ एवर फॉर पीपल टू स्टॉप टेकिंग अ ड्रग व्हेन दे बिगिन टू फील बेटर। ये भी बहुत होता है कि जब आप बीमार हो और फिर आपने दवाइयाँ लेनी शुरू की हो और कुछ दिनों के बाद जब आपको ठीक लगने लगता है तो अधिकांश आप दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं। पूरा का पूरा जो कोर्स होता है वो नहीं कंप्लीट करते। दिस टू कैन बी वेरी डेंजरस, ये भी बहुत रिस्की हो सकता है। देखिए, अमिताभ बच्चन साहब टीबी का ऐड लेकर के आते हैं और बोलते हैं कि टीबी का इलाज कराना जरूरी और पूरा इलाज कराना जरूरी है, क्योंकि अगर इलाज को बीच में रोक दिया गया तो वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकती है। शायद शायद यही नाम वो बताते हैं कि तब उस पे दवाइयाँ नहीं काम करती हैं, वो बहुत डेडली हो सकती है, फैटल हो सकती है। तो यही लिखा हुआ है कि जैसे हम थोड़ा सा अच्छा फील करना शुरू करते हैं, हम दवाइयाँ बंद कर देते हैं कि अब तो हम ठीक हो ही गए हैं। दिस टू कैन बी वेरी डेंजरस, ये भी बहुत खतरनाक हो सकता है। व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर सेफ्टी? क्या हमें करना चाहिए? फर्स्ट, टेक अ ड्रग ओनली एज रिकमेंडेड ऑन द लेबल और बाय द डॉक्टर। दवाई को सिर्फ उसी तरीके से लें जिस तरीके से उस दवाई के पैकेज पे लिखा हुआ या फिर जैसा कि डॉक्टर ने सलाह दी हो, जैसा रिकमेंड किया गया हो, जैसा प्रिस्क्राइब किया गया हो, उसी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ये दवाई को लें, उतनी ही मात्रा लें। नंबर 2, इफ़ यू फील इल आफ्टर टेकिंग अ ड्रग, अगर कोई ड्रग खाने के लेने के बाद आप बीमार महसूस करते हैं, चेक इट विद योर डॉक्टर, आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। नंबर 3, डू नॉट मिक्स ड्रग, दवाइयों को आपस में मिलाए ना एक तरीके से। चेक वे नंबर 4, चेक वेदर एनी फूड और एक्टिविटीज आर टू बी अवॉइडेड। ये भी ध्यान रखें कि क्या इन दवाइयों के साथ कुछ खाने पीने के प्रतिबंध लगाए गए हैं, कुछ एक्टिविटीज को अवॉइड करने को कहा गया है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो ये था कॉम्प्रिहेंशन। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मैंने बताया तो मीनिंग सबको समझ में आया होगा। चलिए अगली स्लाइड में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सामने स्लाइड पे दिए हुए हैं, पढ़िए। पहला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट सही है और आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियंस यूज मोर देन 40,000 एलोपैथिक ड्रग्स। यही आंसर है
बाकी पढ़ लेते हैं। इंडियंस हेट एलोपैथिक मेडिसिन, ये तो नहीं कहा गया। हाँ, ये जरूर कहा गया था कि इंडियंस एलोपैथिक मेडिसिन के कम फॉर्मुलेशंस यूज करते हैं बाकी एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन, बट इट डजंट मीन दैट वी इंडियंस हेट टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन, तो ये गलत। नंबर सी, अदर एशियन कंट्रीज डू नॉट हैव एलोपैथिक मेडिसिन, ये बात भी नहीं है। इंडियंस कैन नॉट अफोर्ड एलोपैथिक ड्रग्स, की इंडियंस की हैसियत नहीं है कि वो एलोपैथिक ड्रग्स को अफोर्ड कर सके, तो ये सारी बातें बकवास है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बात मैं आपको और बता दूं कि देखिए, सारे ऑप्शंस पढ़ने को मेरे से ना बोलें, क्योंकि इससे बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अभी मैंने आपको पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन सब समझाया है। इस टेस्ट फाइल को हम ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुके हैं, कल ही हमने शेयर कर दिया था, तो आपने सब कुछ समझ ही लिया होगा। तो मैं क्वेश्चन और जो उसका आंसर है उसके पीछे का तर्क बताते हुए चलूंगा, तो कम समय में हो सकेगा, जिससे कि यहाँ जो टाइम बचेगा उसे बाकी पार्ट्स पे लगाया जाएगा, बाकी सेक्शन में उसको यूटिलाइज कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाउ आर ड्रग यूजर्स टू बी इंस्ट्रक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स, जो दवाइयाँ उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं वो किस तरीके से ड्रग यूजर्स को एक तरीके से एडुकेट करें, कैसे समझाएं तो उसका तरीका क्या है। क्या बताया था मैंने कि जो पैकेजिंग हो उस पर प्रिंट करके दिया जाए, या फिर एक पैम्पलेट उस दवाई के अंदर डाल के दे दिया जाए, जिससे पता चले कि व्हाट दिस ड्रग इज ऑल अबाउट। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी में है। इंफॉर्मेशन शुड बी प्रिंटेड ऑन द कार्टन, कार्टन बोलते हैं वही पैकेजिंग को जिसमें दवाई हो, और इन अ पैम्पलेट केप्ट इनसाइड इट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस। ए को ना चूज करिएगा, और बी के पास केमिस्ट की तो बात ही कहीं नहीं की गई है, और डॉक्टर्स मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं, मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो ड्रग डीलर्स देते हैं। नंबर 3, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज राइट, आइडेंटिफाई दैट सेंटेंस। चार में से कोई एक सेंटेंस सही है, उसको आइडेंटिफाई करना। नंबर 1, ऑल मेडिसिन प्रोड्यूस रिएक्शंस ऑफ वेरियस डिग्रीज इन देयर यूजर्स, ये सही हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि सभी दवाइयां अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से असर करती हैं, वही बात यहां लिखी है। नंबर 2, माइल्ड एलर्जीज आफ्टर टेकिंग एनी ड्रग आर नॉट टू वरी, नहीं, ये तो नहीं बोला गया अगर जरा सी भी आपको एलर्जी हो रही, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यू मस्ट गो एंड चेक विद योर डॉक्टर। तो यहां तो लिखा है कि छोटे मोटे रिएक्शन जो है वो चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल चिंता की बात है। मेडिसिन शुड बी डिसकंटिन्यूड एज सुन एज वी फील बेटर, क्या हमें मेडिसिन को जैसे ही हम बेहतर महसूस करने लगे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए? नहीं, पूरे के पूरे कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए, बेटर फील करने के बाद भी कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक कोर्स पूरा का पूरा ओवर नहीं हो जाता ऑफ दैट मेडिसिन। मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड डोज ब्रिंग क्विकर रिकवरी, नहीं, ये तो नहीं बताया गया कि अगर ज़्यादा दवाई खा लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, नहीं, है ना, इससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बचे हुए दो और क्वेश्चंस इसी पैराग्राफ के जो कि नेक्स्ट स्लाइड में गिवन है वो उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स डू नॉट गिव इंस्ट्रक्शंस एट ऑल, नहीं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं पर वो काफ़ी मीगर होती है। गिव ऑल इंस्ट्रक्शंस दैट आर नेसेसरी, सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो जरूरी हो, हाँ देते हैं लेकिन कम देते हैं ना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। गिव वेरी लिटिल और अनइंटेलिजिबल इंफॉर्मेशन, ये सही आंसर है, बहुत कम या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे समझना बहुत मुश्किल हो। इंटेलिजिबल मतलब दैट विच कैन बी अंडरस्टूड, दैट विच कैन बी टोल्ड फर्दर, तो बहुत कम सूचना देते हैं और कई बार ऐसी सूचना जो समझ में ना आए, तो ये सही आंसर है। नंबर 5 देखिए, मतलब 4 का सी ऑप्शन। नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही है? नंबर 1, थ्रो अवे द ड्रग दैट प्रोड्यूसेस साइड इफेक्ट्स एंड ट्राई अनदर, जो दवाई साइड इफेक्ट्स दे उसको फेंक दे और दूसरी दवाई को ट्राई करे, नहीं, अगर ट्राई करना भी है तो विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, नॉट बाय योरसेल्फ अलोन। ड्रग्स डू नॉट इनहिबिट आर नॉर्मल लाइफ स्टाइल, इनहिबिट मतलब एक तरीके से डराना, तंग करना, परेशान करना, नॉर्मल लाइफ स्टाइल पे ड्रग्स का कोई असर नहीं पड़ता, ये तो बात कही नहीं गई है। ड्रग्स मे बी टेकन विद ऑल काइंड्स ऑफ फूड्स, ड्रग्स सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों के साथ लिए जा सकते हैं, हो सकता है लिए जा सकते हो, लेकिन पैराग्राफ में ये बात नहीं कही गई, उल्टा ये कहा गया कि ये सब कंफर्म कर लें कि कहीं किसी प्रकार के फूड आइटम को अवॉइड तो नहीं करना है
है ना, तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। नंबर डी, ड्रग्स शुड बी यूज्ड ओनली अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन, दिस इज द राइट आंसर, कि ड्रग्स को हमेशा उनके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लें, जैसा प्रिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हो वैसे ही लें। तो ये था आज के इस सेशन का पहला पार्ट, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस विच वर बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन। आपका क्या स्कोर रहा है? 5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5, वट एवर इज योर स्कोर, प्लीज लेट मी नो, मुझे लाइव चैट के माध्यम से बताएं। चलिए अगली स्लाइड पे मूव करते हैं, नेक्स्ट सेशन को पढ़ते हैं। These 5 questions from 6 to 10 are based on common errors. इन्हें समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है ये सेक्शन। कॉमन एरर्स नंबर 1 देखिए, एज सुन एज नाथ जी विल डिसाइड टू फाइट फ्रॉम माई सीट आई विल रिजाइन टू पेव द वे फॉर हिम। कहीं कॉपी पेन लेकर के लिख लें, पेव द वे फॉर का मतलब है किसी के लिए रास्ता छोड़ना, आप हट जाएं ताकि दूसरा मूव कर सके। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इसमें बेसिकली ये नहीं होता कि आप किसी रास्ते पे खड़े हैं और कोई आ रहा तो आप हट जाएंगे, नॉट लाइक दैट। इसमें ये होता है कि कोई किसी गद्दी पर बैठा हुआ है, हाँ, कोई किसी सुख सुविधा का लाभ उठा रहा है, फिर वो रिजाइन करता है ताकि नए लोगों को चांस मिले। जैसे कि बहुत बार ये डिबेट होती, बहुत बार ये डिस्कशन होता है कि जो रिटायरमेंट एज है इंस्टेड ऑफ 60 इसे कम करके 50 के आसपास ले आना चाहिए। इससे क्या होगा, जब लोग जल्दी रिटायर होंगे तो जल्दी जल्दी लोगों को जॉब्स मिलेंगी, ज़्यादा पोस्ट वैकेंट्स हो जाएंगी। तो अगर ऐसा किया जाए तो इट विल पेव द वे फॉर मेनी मोर न्यू कमर्स। तो ये रास्ता तैयार करना। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि आप कभी भी कोई ऐसा सेंटेंस नहीं रेडी कर सकते हैं जिसकी दोनों क्लॉजेस फ्यूचर टेंस में हो। यहाँ ऐसा ही हुआ है, जो पहली क्लॉज है नाथ जी विल डिसाइड, ये फ्यूचर, और दूसरा आई विल रिजाइन, ये भी फ्यूचर। ऐसे में नियम है कि किसी एक क्लॉज को, किसी एक एक्शन को प्रेजेंट में आना चाहिए, और उसमें भी शर्त है कि जो एक्शन पहले हुआ हो, जिस कार्य को पहले किया गया हो, उसे प्रेजेंट में आना चाहिए। जैसे कोई छोटा सा बच्चा कहे कि जब मैं बड़ा होऊंगा, जवान होऊंगा, तो मैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाऊंगा। यहाँ पर दो बातें हैं, एक मैं जवान होऊंगा और दूसरा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाऊंगा। जो पहला एक्शन है जवान होने का, यंग होने का, उसको प्रेजेंट में हम रोक लेंगे। दिस इज व्हाट द रूल इज ऑल अबाउट, कि whenever two actions are scheduled in the future, तो ऐसे केस में जो काम पहले होना है, the action that is going to take place बिफोर, जो पहले होगा, उसको आपको प्रेजेंट में रखना चाहिए। तो जो विल डिसाइड है उसको डिसाइड्स कर दीजिए, क्योंकि पहले नाथ जी ये तय तो करें, उसके बाद मैं अपनी सीट को खाली कर दूंगा। तो तय करने वाला काम पहले होगा, तो आप विल डिसाइड को, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट में है, ब्रिंग इट टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो डिसाइड हो सकता है या फिर एस लगेगा तो डिसाइड्स हो जाएगा। नाथ जी सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन है, तो मेन वर्ब में एस लगाना चाहिए। तो विल डिसाइड के प्लेस पे क्या हो जाएगा बॉस? डिसाइड्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस साइड इफेक्ट्स को कहा जा सकता है, दुष्प्रभाव या दुष्परिणामों को कहा जा सकता है, ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द सीईओ ऑफ द कंपनी। अब ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें टेकन बाय द सीईओ ऑफ द कंपनी, ये केस इन ऑपोजिशन में लिखा गया, सिंपल सेंटेंस है। एडजेक्टिव क्लॉज को केस इन ऑपोजिशन में कन्वर्ट कर दिया गया। प्रॉब्लम इसकी ये है कि जो द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज है सेंटेंस का सब्जेक्ट, अभी तक इसकी वर्ब नहीं आई है। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन, जो फैसला लिया गया था कंपनी के सीईओ के द्वारा, उसके दुष्परिणामों को पहले से नहीं देखा गया। वॉज नॉट फोरसीन, ये जो फोरसीन है, ये फोरसी का थर्ड फॉर्म है, आगे की सोचना, आगे की देखना। तो इन्हें नहीं देखा गया था। किनको नहीं देखा गया था सर? कॉन्सिक्वेंसेस को। तो जो वर्ब है वो कॉन्सिक्वेंसेस की हुई, और कॉन्सिक्वेंसेस तो प्लूरल सब्जेक्ट है। जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वॉज की जगह पर क्या होना चाहिए? वर होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। देखिए बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें सब्जेक्ट के बिल्कुल बगल में वर्ब हो, और बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक बड़ा फासला होता है। जब सब्जेक्ट के बिल्कुल बगल में वर्ब होगी तो सब कुछ इजी है,
किसकी वर्ब है, कौन कैसा है। लेकिन जब ये फासला बढ़ जाता है तो कई बार आप ये भूल जाते हैं कि हम पीछे एक सब्जेक्ट लिखाए हैं जिसकी वर्ब नहीं लिखी, या फिर जो आगे वर्ब आप देख रहे हैं इसका सब्जेक्ट पीछे है कहीं पर। तो जितनी जल्दी आप इस अपने फ्लॉ को, अपनी इस कमी को दूर करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोर एंड मोर प्रैक्टिस, तो फिर आप उतनी ही जल्दी इसका बेनिफिट उठाएंगे। वर्ब लगाइए, क्योंकि जो वर्ब है वो कॉन्सिक्वेंसेस की है। दो अच्छे वर्ड्स भी आपने देखे हैं, एक कॉन्सिक्वेंसेस और दूसरा फोरसीन, और पिछले सेंटेंस में पेव द वे फॉर, ये तीन अच्छे अच्छे वर्ड्स भी देखे हैं। नंबर 8 देखिए, वेरी लिटिल हैव बीन डन। सर लिटिल इज ऑलवेज यूज लिटिल इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आपको हैव की जगह हैज लगाना चाहिए। लिटिल कैन नेवर बी प्लूरल, तो बहुत कम किया गया, हैज बीन डन बाय द लेफ्ट एजिंग एंड इवन अनइंस्पायरिंग लीडरशिप टू अट्रैक्ट यंग एस्पिरेंट्स टू इट्स स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। ये लेफ्ट पॉलिटिक्स की बात की जा रही, जो वामपंथी दल हैं। कहा जा रहा है कि जो वामपंथी दल के पुराने बूढ़े बूढ़े लोग हैं, जो एक तरीके से बेजान सा नेतृत्व है, वो यंग एस्पिरेंट्स को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है अपनी ओर, ये लिखा गया है इसमें। तो वेरी लिटिल जो कि शुरुआत में आया है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब रखी हैज। नंबर 9 देखिए, द चेयरमैन अलॉन्ग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहां पर सीक्वेंस ऑफ टेंस का रूल लगाइए कि जब दो सब्जेक्ट अलॉन्ग विद, टुगेदर विद या विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद या फिर विद में से कनेक्ट किए जा रहे हो, तो जो वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट को मिलनी चाहिए। तो अलॉन्ग विद के पहले द चेयरमैन है, अलॉन्ग विद के बाद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो जो आगे की वर्ब आर है, ये अलॉन्ग विद के पहले जो द चेयरमैन लिखा हुआ है उसको दीजिए। चेयरमैन सिंगुलर है, इसीलिए आर के प्लेस पे इज को यूज करना चाहिए। द चेयरमैन along with the board of directors is going to decide the launch date of the new product. Is going to decide, चेयरमैन ये तय करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कि नए प्रोडक्ट को लॉन्च किस डेट पे किया जाना चाहिए। चेयरमैन सब्जेक्ट है सेंटेंस का, आर के प्लेस पे इज करिए। सेंटेंस नंबर 10 देखिए, इफ एनी सिक्योरिटी इशू अराइजेस ड्यूरिंग आवर लीडर्स विजिट। हमारे नेता की विजिट के दौरान, जो हमारे लीडर हैं उनकी यात्रा के दौरान अगर किसी प्रकार का कोई भी सिक्योरिटी इशू आता है, सुरक्षा से संबंधित मामला सामने आता है, इट विल बी द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे में ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू डील इट। देखिए डील इट कुछ होता ही नहीं है, डील के बाद या तो विद या फिर इन में से कुछ आना चाहिए, या तो डील विद इट होना चाहिए या फिर डील इन इट होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि डील इन का जो मीनिंग है वो बिजनेस करने के लिए है, और हैंडल करने के लिए, पेश आने के लिए, मैनेज करने के लिए डील विद का यूज किया जाता है। तो आपको क्या करना है, ऑल यू नीड टू डू इज टू इंसर्ट विद आफ्टर डील, डील विद इट कर दीजिए, डील विद इट कर दीजिए, इन ना लगाइएगा क्योंकि बिजनेस नहीं। आप किसी से पेश आते हैं, कैसे पेश आते हैं, दिस इज हाउ यू डील विद दैट पर्सन, और बिजनेस करने के लिए डील इन लगाइए। जैसे कहा जाए लाइक ही डील्स इन होजरी, ही डील्स इन डायमंड बिजनेस, इस तरीके से। तो बिजनेस करने के लिए डील के साथ इन लगाइए, यहां पर डील के साथ विद लगाना चाहिए आपको। चलिए ये थे 6 to 10। अपना अपना स्कोर फटाफट मुझे मैसेज करें, और फिर अगली स्लाइड में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 ये फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, पढ़िए। मोस्ट ऑफ द इश्यूज दैट वर dilated, discussed, staged or demonstrated in the meeting were raised by senior manager। तमाम इश्यूज जिनका मीटिंग में जिक्र किया गया, जिन पर चर्चा की गई, जिन्हें दर्शाया गया, वो सीनियर मैनेजर के द्वारा रेज किए गए थे, सीनियर मैनेजर के द्वारा उठाए गए थे। पहली बात, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि डायलेटेड के बाद प्रेपोजिशन ऑन का आना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे लिखा होता, मोस्ट ऑफ द इश्यूज दैट वर डायलेटेड ऑन, डायलेटेड अपॉन इन द मीटिंग, डायलेटेड अपॉन या डायलेटेड ऑन होता तो फिर हम जरूर चूज कर सकते थे डिटेल में चर्चा करना, लेकिन डायलेट के साथ ऑन या इन तो भी आना चाहिए, वो नहीं है इसलिए ये तो नहीं होगा। स्टेज का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी मामले को सामने रखने के लिए स्टेज वर्ड का यूज नहीं किया जाता। स्टेज तो जैसे कि धरना प्रदर्शन किया गया हो,
है ना, धरना प्रदर्शन, तो वहां स्टेज का इस्तेमाल करना चाहिए आपको। डिस्कस और डेमॉन्स्ट्रेटेड में आपको सर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि मामलों को डिस्कस किया जाता है। डेमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब तो इशारा करते हुए समझाना, एक कॉपी पेन हो, रूलर हो, उससे हर एक पॉइंट की ओर इशारा करते हुए दर्शाना, तो ये कहाँ समझाया जा सकता है? मोस्ट ऑफ द इश्यूज दैट वर डेमॉन्स्ट्रेटेड इन द मीटिंग, नहीं सर, डेमॉन्स्ट्रेट वर्ड जो है ये ना व्यक्ति की तरफ से आना चाहिए कि मैंने डेमॉन्स्ट्रेट किया इन सारी चीजों को नहीं डेमॉन्स्ट्रेट किया जाता, मैंने डेमॉन्स्ट्रेट किया, इस तरीके से बताया जाता है। जैसे सेल्समैन ने प्रोडक्ट को डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया, एक प्योरीफायर को वो बेच रहा हो तो डेमो के लिए आया, डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया, हाँ, सारे पार्ट्स को खोल करके, सारे पार्ट्स को यूज करके तब दिखाया, तो वो डेमॉन्स्ट्रेट होता है। ऐसे मामले को डिस्कस करना, उन पे चर्चा करना, डिस्कस करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को चूज करिए। मुझे उम्मीद है मैंने यह बात आपको अच्छे से बता दी कि डायलेटेड के बाद डायलेटेड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डायलेटेड को ऑन या अपॉन की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 को रीड आउट करिए। ग्रेट, फिर स्पेस है, एथिकल डेप्थ, फंडामेंटल डेप्थ, इंटेलेक्चुअल डेप्थ और कन्वेंशनल डेप्थ। कन्वेंशनल तो नहीं होगा, क्योंकि कन्वेंशनल तो डेप्थ के लिए, गहराई के लिए नहीं आता, परंपरागत इसका मीनिंग होता है। कन्वेंशनल मीन्स कन्वेंशनल वेज, है ना, परंपरागत संसाधन, परंपरागत तरीके, ये बोला जाता है। तो कन्वेंशनल इज आउट ऑफ कंपटीशन, तीन के बीच में चूज करना है। रिक्वायर्ड फॉर समवन टू बिकम अ टीचर ऑफ फिलोसफी। अब से टीचर की बात आ गई तो एथिकल नहीं होगा, एथिकल मतलब नैतिक हुआ। अब आपको ज्ञान की बात करनी, नैतिकता की बात नहीं करनी। टीचर ऑफ फिलोसफी हो या कुछ भी हो, टीचर बन रहा ना कोई व्यक्ति, तो अब एथिकल नहीं होगा, वहां पर मैनर की बात नहीं है, योग्यता की बात होगी। तो ग्रेट, फंडामेंटल डेप्थ, सर फंडामेंटल के साथ डेप्थ का इस्तेमाल क्यों करेंगे? डेप्थ और फंडामेंटल एक ही जैसी तो बातें हैं ना भाई। डेप्थ का मतलब भी गहराई से, और फंडामेंटल का मतलब भी आधारभूत, ढांचागत या गहराई से ही है। ग्रेट फंडामेंटल नॉलेज होता तो समझ में आता है, तो आप ग्रेट इंटेलेक्चुअल डेप्थ का इस्तेमाल करिए। वैसे भी पढ़े लिखे लोगों के लिए इंटेलेक्चुअल वर्ड को यूज किया ही जाता है ना, फॉर समवन टू बिकम अ टीचर, इंटेलेक्चुअल डेप्थ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट स्पेस investment in telecommunications, autonomy in telecommunications, competition and monopoly in the telecommunications industry will mean lower prices for customers। बस यही से आप सब समझ लीजिए, will mean lower prices for customers। इससे कस्टमर्स को कम पैसों में, कम कीमतों पर सर्विसेज मिल सकेंगी। सर कस्टमर्स को कम कीमतों पर सर्विसेज कब मिल सकती हैं? जब मोनोपोली हो, ऑटोनॉमी हो? नहीं सर, देखिए मोनोपोली का मतलब तो एकाधिकार हो गया। जैसे ही मार्केट में किसी कंपनी का एकाधिकार होता है, कंपनी मनमानी कीमत पर उस प्रोडक्ट को सेल करती, तो कीमतें कम कहाँ हो जाएंगी? कीमतें कम कहाँ हो जाएंगी? देखिए ना, जब तक और कंपनियां मार्केट में नहीं आई, तब तक नोकिया ने अपने फोन्स कितने महंगे महंगे बेचे थे। फिर सैमसंग आया, सैमसंग ने अपने फोन्स बहुत महंगे रखे। फिर और कुछ कंपनियां आ गई, तो अपने आप सबके जो 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 रेट्स थे, प्राइसेस थे, अपने आप कम हो गए। तो मोनोपोली से लोअर प्राइस नहीं होगा, वहां तो एकाधिकार है, प्राइस बढ़ जाता है। सर ऑटोनॉमी का प्राइस से कोई मतलब नहीं होता। ऑटोनॉमी मतलब स्वयं के प्रति आज़ादी, स्वतंत्रता को कहा जाता है। इससे आप अपने बिजनेस को अपने तरीके से चला सकते हैं। प्राइस को लेकर ऑटोनॉमी का कोई लॉजिक नहीं है ना। फ्रीडम और प्राइस में बड़ा भारी अंतर है। फ्रीडम के लिए ऑटोनॉमी है सर, इन्वेस्टमेंट से नहीं सर, कंपटीशन से प्राइस कम होगा। इन्वेस्टमेंट करने से बाजार बड़ा हो सकता है, लेकिन कंपटीशन जब ज़्यादा होगा तो फिर लोगों को चीज़ें कम रेट्स पर, कंपेरेटिवली लो प्राइसेस पे अवेलेबल हो सकेंगी। तो 11 में डिस्कस्ड हुआ, 12 में इंटेलेक्चुअल डेप्थ की बात की गई है, और 13 में कंपटीशन होगा जब टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, तो फिर रेट्स कम हो जाएंगे, लोअर प्राइसेस फॉर कस्टमर्स, ये देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है उसके क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखते हैं, जो कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे बेस्ड है। पहला सेंटेंस है, नो सूनर द एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ द न्यू स्मार्टफोन अपीयर्ड देन। बड़ी ही सरल सी बात है कि नो सूनर के केस में दो रूल हैं।
पहला रूल कि नो सूनर का जो कनेक्टर है वो दैन होता है, देन नहीं होता। दैन की स्पेलिंग THAN होती है, तो जो ये दिया है ये गलत है। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है नो सूनर की, जो रूल नंबर 2 है नो सूनर का, वो ये कि नो सूनर के बाद का जो सेंटेंस है वो इन्वर्जन के रूल को फॉलो करता है, उसका इन्वर्टेड फॉर्म में होना जरूरी है। इन्वर्जन का मतलब है कि पहले सब्जेक्ट ना आ जाए, पहले ऑक्सिलरी वर्ब आए, फिर सब्जेक्ट आए, फिर मेन वर्ब आए। देखिए नॉर्मली कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है फिर वर्ब लगाता है। अब अगर किसी सेंटेंस को इन्वर्ट कर दिया जाए या उसमें इन्वर्जन का रूल अप्लाई कर दिया जाए, तो वो पहले सब्जेक्ट के बजाय पहले ऑक्सिलरी वर्ब रखेगा, फिर सब्जेक्ट को रखेगा। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी को चूज करिए, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, अपीयर्ड लिखा है, अपीयर्ड की वजह से ऑक्सिलरी वर्ब डिड हुई। नो सूनर इन्वर्जन के रूल को अप्लाई करना चाहेगा तो ऑप्शन नंबर बी और डी में ही इन्वर्जन हो रहा है। एक्सक्यूज मी। नो सूनर डिड द एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ न्यू स्मार्टफोन अपीयर। ये बी और सी दोनों में हूबहू ऐसे ही लिखा है। सी में इसके बाद वेन लिखा और बी में दैन लिखा है। सूनर के साथ दैन आता है, वेन तो आता नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कैसे? नो सूनर के साथ दैन आता है और नो सूनर के बाद जो क्लॉज होती है, जो सेंटेंस होता है, उसका इन्वर्टेड फॉर्म में होना जरूरी है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आई मेड हिम टू डू द प्रोजेक्ट अगेंस्ट हिज विशेस। ये बेहद स्ट्रॉन्ग रूल पे बेस्ड सेंटेंस है। ये ना आप सोचे कि छोटा लिखा है तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है। इसमें मेक का यूज कॉजेटिव वर्ब के रूप में किया गया है। कॉजेटिव वर्ब का मतलब है जब आप किसी कार्य को करें ना, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति से उस कार्य को करवाएं, तो वो कॉजेटिव हो जाता है। अब नियम के मुताबिक जब में कॉजेटिव वर्ब होगी और एक्टिव वॉइस में होगी तो उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आएगा। बेयर इन्फिनेटिव बोलने का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके पहले टू ना लगा हो। नियम को फिर से सुनिए, अगर मेक कॉजेटिव वर्ब के रूप में एक्टिव वॉइस में यूज हुई हो तो उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आना चाहिए, या अगर पैसिव वॉइस में हो तो इन्फिनेटिव आना चाहिए। इन्फिनेटिव मतलब 2+V1 और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके पहले टू ना लगा हो। तो अगर ये पैसिव में लिखा है तब तो ठीक है, पर ये एक्टिव में है क्योंकि आई मेड, ये जो मेड है ये पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये एक्टिव सेंटेंस है। आई यहां पर सब्जेक्ट है, ऐसे में टू डू के पहले का जो टू है वो हटा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आई मेड हिम डू द प्रोजेक्ट अगेंस्ट हिज विशेस। अब ये पॉजिटिव कैसे है? तो जवाब सुनिए, मैंने अभी अभी क्या कहा था, कॉजेटिव वर्ब किसको कहते हैं? कॉजेटिव केस में आप किसी कार्य को करते नहीं हैं बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति से उस कार्य को करवाते हैं। यही बात ये सेंटेंस कह रहा है कि मैंने उसकी इच्छाओं के खिलाफ उससे उस कार्य को करवाया, मैंने उससे उस कार्य को करवाया। जब करवाया तो पॉजिटिव ही तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब 16, 17, 18 और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 जो कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे बेस्ड है। इसमें पहला ईडियम है, देखिए ये जितने भी ईडियम हैं ये अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम्स हैं हुए हैं उन पे बेस्ड हैं, उनमें पूछे गए हैं। पहला हैव अ ब्लास्ट। हैव अ ब्लास्ट का मतलब है हैव अ फन, एंजॉय करना, पार्टी करना एक तरीके से। हैव अ लॉट ऑफ फन, लेट्स हैव अ ब्लास्ट tonight, let's have a party tonight, let's have some fun tonight, ये मीनिंग है। टू हैव अ लॉट ऑफ फन होगा। देखिए ए ऑप्शन को ना चूज करिए क्योंकि वहां पर फन तो लिखा है, अ पार्टी विद वेरी लाउड म्यूजिक, तो ये मीनिंग नहीं है कि बहुत लाउड म्यूजिक हो इस तरीके से आप पार्टी करें, नहीं, बहुत मतरगस्ती करना। टू हैव अ लॉट ऑफ फन इन हार्नेस। हार्नेस आप जानते हैं जब कभी कोई एरियल एक्ट परफॉर्म किया जाता है या दीवार पे चढ़ना होता है तो क्या वो हार्नेस बांध दी जाती है शरीर में, पिन्स होते हैं, हुक्स होते हैं। जैसे कि वर्कर्स जब काम कर रहे होते हैं किसी ऊंचाई पर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जब काम कर रहे होते तो कभी शोल्डर्स में, कभी कमर में, वेस्ट में हुक फंसा दिए जाते हैं, उसी को हार्नेस कहा जाता है।
तो हार्नेस कब लगती है? जब आप किसी कार्य को कर रहे हो। नहीं, अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो हार्नेस नहीं लगी है सर। इसी से एक ईडियम बनता है, डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब है काम करते करते मर जाना। मतलब हार्नेस से लटके हुए थे आप और हार्नेस टूट गई जिसकी वजह से कोई मर गया। तो कोई हार्नेस के सहारे लटका कब होगा? जब वो कोई कार्य कर रहा होगा और हार्नेस टूट जाएगी, मर जाएगा, तो कार्य करते करते मर गया। और अगर इन हार्नेस है तो यानी कि वो कार्य कर रहा है। और कार्य कहाँ करते हैं? ऑफिस में। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, इन ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। अब आप समझिए सर, टीथ यानी दांत, दांतों के ऊपर जो स्किन होती है इसे मसूड़े कहते हैं। क्या वो बहुत मोटे हो सकते हैं? नहीं, बहुत ही पतली सी तो स्किन होती, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही पतली सी। तो बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब है बहुत कम मार्जिन से, एक तरीके से फ्रॉम अ वेरी नैरो मार्जिन। हाँ, इस केस में जैसे कि आप अपनी मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, सामने से कोई मोटरसाइकिल लेके आ रहा था, बहुत करीब से आप एक दूसरे के निकले, इतना करीब से कि हवा का एहसास हुआ, तो आप दोनों एक दूसरे से लड़ने से बच गए। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ इसको कहते हैं। अ वेरी नैरो मार्जिन के लिए आता है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, देर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। फ्री लंच मतलब मुफ्त में आपको सर्विसेज मिले, मुफ्त में सेवाएं मिले। सो इट इजंट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग। बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता। फ्री लंच मतलब जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। फिर 20 नंबर पे जो ईडियम है हैव के टेंस, इट मींस टू बी वरीड, चिंतित होना, परेशान होना। क्या स्कोर रहा आप सभी का मुझे जरूर बताएं। 16 का ऑप्शन नंबर सी आंसर है, 17 का ऑप्शन नंबर ए, 18 में ऑप्शन नंबर डी यानी वेरी नैरो मार्जिन, और 19 में फर्स्ट ऑप्शन है फ्री, 20 में बी ऑप्शन बी वरीड, चिंतित होना। हैव के टेंस का मतलब चिंतित होना। अपना अपना स्कोर मुझे जरूर बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के हैं। 21 पढ़िए, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन। किसी प्रोडक्ट को बना करके आप अपनी शर्तों पे जब उसको बेच सकते हैं, इसका जो अधिकार है कि वो आपका प्रोडक्ट है और सिर्फ आप ही उसे बेच सकते हैं, इसको कहते हैं पेटेंट। पेटेंट करा लेने का मतलब है कि अब आप उस दवाई को, उस ड्रग को, उस प्रोडक्ट को सिर्फ आपकी कंपनी ही मैन्युफैक्चर करेगी और आपकी कंपनी ही उसको सेल करेगी। पेटेंट होता है, अक्सर दवाइयों के केस में इस्तेमाल होता है कि इस दवा का पेटेंट है सिप्ला के पास, इस दवा का पेटेंट है सन फार्मास्यूटिकल्स के पास, इस तरीके से। फ्रेंचाइजी तो किसी बिजनेस को करने का एक अधिकार लेने से होता है कि एक बड़ा सा बिजनेस है, आपने उसकी फ्रेंचाइजी ले ली है और अब आप भी उन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। मोनोपोली का मतलब एकाधिकार, प्रोप्राइटरशिप तो मालिकाना हक के लिए होता है। इसमें एक जो सोल राइट है बनाने का और उसे बेचने का, वो पेटेंट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 22, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, वो व्यक्ति जिसको सुख और दुख से कोई फर्क ना पड़ता हो। इनडिफरेंट होने का मतलब उदासीन होने से है, तो जिसे सुख और दुख से कोई फर्क ना पड़ता हो, ऐसे व्यक्ति को संत कहा जाता है। स्टोइक बोल सकते हैं आप इसे। ऑप्शन नंबर ए। फिर से मैं एक बात आपको बताऊं कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर होता है उसके अलावा भी जो ऑप्शंस होते हैं, दे आर ऑल्सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, तो उनको भी आपको ढंग से पढ़ना चाहिए। तो स्टोइक होगा जिसे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। हिडोनिस्ट इसी का ऑपोजिट है, जो सुख की चिंता करता हो, जो सुखवादी हो, हाँ, जिसे मटीरियल वेल्थ, मटीरियल गेन में बड़ा मजा आता हो, है ना, जो सुखवादी हो। इसेंट्रिक सनकी को बोलते हैं। मायोपिक जो दूरदृष्टि वाला ना हो, जो बहुत आगे की सोच ना पा रहा हो। हाँ, जैसे इंडिया में लॉकडाउन है और बहुत सारी संस्थाएं ऐसा कह रही, स्पेशल WHO का ये बार बार कहना है कि इंडिया ने समय रहते लॉकडाउन को इम्पोज कर दिया या लागू कर दिया। ये अगर ना ऐसा करती तो मायोपिक विजन होता है। या ट्रंप ने देखिए डिले कर दिया, लेट कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, तो मायोपिक विजन उनका दिखाया गया वहां पर। आपको मैं समझाने के लिए इनका एग्जाम्पल यूज कर रहा था। आप अग्री नहीं करते हैं मेरी बात से तो कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ आपको दर्शाने के लिए, समझाने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली मायोपिन मीन्स, ये मैं बता रहा था, जो बहुत दूर की ना सोच पाता हो। इंक्रीज द पावर, स्टेटस और वेल्थ ऑफ, किसी की पावर, स्टेटस या वेल्थ को बढ़ाना। बढ़ाने के लिए सर अग्रेंडाइज का इस्तेमाल करिए ना। AGGR का मतलब ही होता बढ़ाना।
अक्यूमुलेट करना, बहुत सारा इकट्ठा कर लेना, ताकत को, रुतबे को, संपत्ति को अग्रेंडाइज करना कहा जाता है। देखिए रीड आउट तो अलग हो गया। स्क्रूपुलस किसी ईमानदार आदमी को, मेहनती व्यक्ति को, मेटिकुलस अर्नेस्ट को बोल सकते। इमैकुलेट होने का मतलब साफ सुथरा हो सकता है, हाँ, जिसमें कहीं से कोई गंदगी ना हो, स्पिक एंड स्पैन जिसको कह सकते हैं, नीट एंड क्लीन जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो 21 का आंसर क्या? पेटेंट, जब आप ही के पास किसी दवाई को बनाने और बेचने का अधिकार हो। और 22 जिसका मतलब है सुख और दुख में एक समान व्यवहार करना, उसको कहते हैं स्टोइक। 23 अपने संसाधनों को, अपने रुतबे को बढ़ाना, ताकत, क्षमता, संपत्ति को बढ़ाना, अग्रेंडाइज करना। ये थे इनके आंसर्स। अपना अपना स्कोर बिन कहे मुझे बार बार मैसेज करते रहें आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 ये बेस्ड है रीअरेंजमेंट पे। पिछले मॉक टेस्ट के कंपैरिजन में ये उतने टफ नहीं है, इजीली आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए पेपर को बहुत ही बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर सब कुछ इजी होगा तो भी बोरिंग है, सब कुछ बहुत टफ हो जाएगा तो कोई स्कोर ही नहीं कर पाएगा। तो बैलेंस्ड करने के लिए मैंने आज के सेशन के रीअरेंजमेंट्स को बहुत टफ नहीं रखा। इसमें क्या है कि पहला सेंटेंस अरेंज्ड फॉर्म में है और 3 सेंटेंसेस को अरेंज करना है। सरल हो सकता है। पढ़िए 24 को, पीपल हु लुक, पीपल हु लुक। अब ऑप्शन नंबर क्यू से स्टार्ट करिए, डाउन ऑन, कहीं लिख लीजिए सर, लुक डाउन ऑन लिख लीजिए। लुक डाउन ऑन का मतलब होता है हीन भावना से देखना, किसी को अपने से निम्न अथवा तुच्छ समझना, कमजोर आंकना। लुक डाउन ऑन समबडी, लुक डाउन ऑन समबडी, जैसे ये समाज में होता ही है। कभी जाति के आधार पर, कभी संप्रदाय के आधार पर, कभी आर्थिक आधार पर लोगों से भेदभाव किया ही जाता है, तो लुक डाउन ऑन इसको कहा जा सकता है। कभी कभी तो आपका फ्रेंड ही जो कल तक आपके साथ ही एक ही थाली में खाना खा रहा था, आज वो एक ऑफिसर बन गया, उसने आपको कमजोर मान लिया, हीन भावना से देख रहा है ना। लुक डाउन ऑन, ऐसे स्टूपिड लोगों से पहले से ही दूर रहें जो पैसे के आधार पर व्यक्ति को जज करते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी संपर्क ना साधें, है ना, आपकी जिंदगी जीनी बड़ी मुश्किल हो सकती है। पीपल हु लुक डाउन ऑन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का मतलब एक ऐसी आर्ट जो प्रेजेंट ना हो, मतलब आप उसे स्ट्रेंज कह सकते हैं। मतलब आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को और अच्छे से समझने के लिए गूगल करिए, इस वर्ड को टाइप करिए, फॉर इमेज में जाइए। जो अजीब अजीब तरीके के पिक्चर्स बनते, आजकल की जो पिक्चर्स बनने लगी हैं वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में होती। जैसे मैं आपको हल्का सा बताता हूं, जैसे पहले कार्ड्स छपते थे, ये गणेश भगवान की फोटो आपको इमेजिन करिए कैसी होती थी, पेट निकला हुआ, पूरा का पूरा शरीर बना हुआ है। और अभी कार्ड्स में या इमेजेस में गणेश भगवान की ऐसी फोटोज दिखती हैं जो पत्ती से बन गई है, अजीबोगरीब तरीके से बन गई है ना। वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में आता है। लोग जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को हीन भावना से देखते हैं, हैव सेवरल आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट देयर बिलीव्स, वो अलग अलग बातें कहते हैं कि वो ऐसा क्यों मानते हैं, वो अपने विश्वास को सपोर्ट करने के लिए तमाम तर्क भी देते हैं। तो क्यू के बाद आर लगाइए और आर के बाद पी, क्यू आर पी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। चलिए रीअरेंजमेंट नंबर 25 को देखिए, एज द अर्थ बिकम्स। अच्छा, लुक डाउन ऑन को आपने लिख लिया है ना लिख लिया हो तो अब लिख लीजिए, हीन भावना से देखना। एज और अपॉन भी लग सकता है कई बार, लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन। 25 देखिए, एज द अर्थ बिकम्स, जैसे जैसे पृथ्वी होती जा रही, क्या सर दिमाग लगाइए ना, वार्मर, गर्म होती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना बहुत तेजी से, डेकेड आफ्टर डेकेड टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है अर्थ का। एज द अर्थ बिकम्स वार्मर, आर से स्टार्ट करिए। मोर एंड मोर पीपल आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल डिजीजेस, है ना। इसकी वजह से लोग, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं ट्रॉपिकल डिजीजेस से। ट्रॉपिकल डिजीजेस बोलते हैं उन बीमारियों को जो किसी स्थान विशेष पर होने वाले लोगों को होती हों। जहां का तापमान ज्यादा बढ़ गया वहां पर कोई अलग बीमारी होगी, जहां का तापमान कम है वहां अलग बीमारी, जहां बहुत कम है या बहुत ज्यादा अलग बीमारी। ट्रॉपिकल डिजीजेस जो एरिया वाइज, स्टेट वाइज, है ना, प्लेस वाइज बदलती रहे, जो इंडिजीनियस हो, एक तरीके से लोकल में हो। तो जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो ट्रॉपिकल डिजीजेस के शिकार होते चले जा रहे हैं। पहले आर आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू, आर पी क्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है।
अब आते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन, क्लोज टेस्ट। हाँ, मैं हर बार हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं अच्छा ही क्लोज टेस्ट दूं, और इस बार भी मैंने यही कोशिश की है कि अच्छा क्लोज टेस्ट दिया जाए। और एक नहीं बल्कि दो क्लोज टेस्ट मैंने रखे हैं 5-5 मार्क्स के। पिछले एक हफ्ते से क्लोज टेस्ट का कोई डेडिकेटेड सेशन मैं नहीं ले पा रहा हूं, इसलिए मैंने ये सोचा था कि क्लोज टेस्ट अगर यहीं पर मैं आपको ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। क्लोज टेस्ट 1 देखिए, अगर आपने इस फाइल को ऑलरेडी एक्सेस किया था, इसके पीडीएफ को उसको पढ़ा था, तो आपको ये मालूम होगा कि कुछ वक्त पहले जो ब्राज़ील के जंगल, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हाँ, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो बहुत बड़ा एरिया है, हाँ, बहुत भारी मात्रा में पूरी पूरी पृथ्वी पे जो ऑक्सीजन है उसका वो सोर्स है, तो वहाँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट उसको कहते हैं, ब्राज़ील के आसपास है। मुझे और ज्योग्राफी का तो आइडिया नहीं है, कुछ इससे पता चला और कुछ जब वहाँ आग लग गई तो फिर पता चला। अदरवाइज़ तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में मैं पहले से जानता भी नहीं था, क्योंकि मैंने सर कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की, मैंने सिर्फ इंग्लिश को पढ़ा और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। लेकिन चूंकि कंपटीशन की तैयारी नहीं की, इसलिए मुझे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन चीज़ों का बहुत डेडिकेटेड नॉलेज नहीं है। अच्छा, तो वहाँ आग लग जाती है, बहुत सारे पेड़ जल जाते हैं, बहुत सारी प्रजातियां वहाँ पर मर जाती हैं। ऐसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में हुआ था, याद होगा शायद आप सभी को। तो उसी पे बेस्ड है ये क्लोज टेस्ट। एक मैगजीन आती है इंडिया टुडे, उस मैगजीन पे इस स्टोरी को कवर किया गया था। तो उस स्टोरी से मैंने फिर ये कुछ लाइनें निकाली थी और फिर ये क्लोज टेस्ट रेडी किया था। द स्मोक श्राउडेड सीन मतलब वो नज़ारा जो धुएं से भरा हुआ हो, श्राउडेड मतलब भरा हुआ, इन अ लश अमेजन रेन फॉरेस्ट। लश मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब लश मतलब जहां बहुत ज्यादा वेजिटेशन हो, हरी भरी चीजें बहुत ज्यादा हो। इससे क्या हुआ, आउटशाइंस, अंडरस्कोर्स, सबवर्ट्स, रिमाइंड्स। सर आंसर अंडरस्कोर्स द एनॉर्मिटी ऑफ द बुश फायर इन द वास्ट ब्राजीलियन जंगल। इससे पता चलता है कि जो बुश फायर्स हैं, मतलब जो छोटी छोटी झाड़ियों में जो आगे लग गई हैं वास्ट ब्राजीलियन जंगल में, ये जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, जो बड़ा सा जंगल है, उसमें जो बुश फायर हुई है, छोटी छोटी जगहों पे झाड़ियों में जो आग लगी है, उससे ये पता चलता है, ये जो धुआं इतना सारा उठ रहा है, इससे पता चलता है कि कितने बड़े स्तर पर ये त्रासदी हुई। एनॉर्मिटी ऑफ बुश फायर का मतलब है कितने बड़े स्तर पे, एनॉर्मिटी मतलब गंभीरता से हो सकता है कि कितनी बड़ी चुनौती है ये, कितनी बड़ी तबाही मच रही है। अंडरस्कोर करने का मतलब सर हाईलाइट करना होता है। आप किसी भी वर्ड को लिखते हैं कंप्यूटर पे, फिर अंडरस्कोर कर देते हैं, क्या मतलब होता है कि आप उसे इंपॉर्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। देखिए, आउटशाइन करने का मतलब होता है कि आपने किसी को परफॉर्मेंस में पीछे छोड़ दिया, आउट परफॉर्म कर दिया है। आउटशाइन करने का ये मतलब है। जैसे जैसे बीच में ये चर्चा आई थी कि महेंद्र सिंह धोनी साहब का करियर समाप्त हो गया है और विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी को आउटशाइन कर दिया है। बहुत से लोगों को आज भी लगता है और बहुत से लोगों को लगता नहीं, गलत है। बहुत से लोगों को लगता है दैट विराट कोहली हैज आउटशाइन सचिन तेंदुलकर। ये आउटशाइन का मीनिंग होता है जब आप किसी से आगे निकल जाएं। और सबवर्ट का मतलब तो कमजोर मतलब गिरा देना होता है। सबवर्ट कर देने का मतलब, सब का मतलब ही जूनियर से होता, अधीन कर लेने से होता, अधीनस्थ कर लेना। रिमाइंड्स याद दिलाना। सर अंडरस्कोर्स लगाइए, इससे ये पता चलता है कि कितनी बड़ी तबाही वहां मची हुई है। It highlights or it underscores the enormity of the bushfires in the vast Brazilian jungle to the health of the planet। अब ये जो इतनी बड़ी आग लग गई है इतने बड़े स्तर पर, ये क्या पृथ्वी के लिए, the health of this planet, अच्छी है क्या? अगर अच्छी है तो एसेंशियल लगाइए, और अगर अच्छी नहीं है तो सर विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले क्रिटिकल को यूज करिए। क्रिटिकल टू द हेल्थ ऑफ दिस प्लैनेट दैट वी लिव एट, जिस हम ग्रह पर रहते हैं, पृथ्वी पर, तो क्रिटिकल है। ये जो इतने बड़े स्तर पर आग लग गई है, इससे बहुत बड़ी आफत होने वाली है। इंडिफरेंट ना लगाइए सर कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इतने बड़े जंगल में आग लग जाएगी। एसेंशियल नहीं होना चाहिए सर, वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, उससे तो प्लैनेट की हेल्थ को फायदा होगा। तो आग लगेगी पेड़ पौधों में, इतने बड़े जंगल जब कट जाएंगे, जल जाएंगे, तो उससे तो नुकसान होगा ना सर। इरेशनल का मतलब है अव्यवहारिक, ये तर्क के लिए हो सकता है।
द रेन हैज फॉलन, बारिश हुई है। देन नहीं सर, रेयरली नहीं, रैपिडली भी नहीं सर, लेटली होना चाहिए। एक तो हैज फॉलन लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, लेटली एडवर्ब जिसका मतलब हाल फिलहाल में या फिर अभी हाल ही में, हाँ, और प्रेजेंट टेंस में यूज भी होता है। तो इतनी आग लग गई, फिर कुछ कोई ये कहना चाह रहा है कि अभी हाल फिलहाल में थोड़ी बारिश हुई है। द रेन हैज फॉलन लेटली, डाउजिंग मेजर ब्लेज, मेजर ब्लेजेस मतलब बड़े बड़े जो आग लग गई हो, ब्लेज समझ रहे हैं, आग को बोलते हैं। जैसे यहां पर 2 किलोमीटर में आग लगी है, फिर आगे 500 मीटर में आग लगी, ये सब ब्लेजेस हैं। तो डाउज करने का मतलब उनको बुझा देने से, डाउज मतलब कुछ भी उड़ेलना, डाल देना। तो जब बारिश हुई, बारिश की बूंदें जब उन पे पड़ी हैं मेजर ब्लेजेस पे, तो वो डाउज कर गई हैं, मतलब बुझ गई हैं। आगे लिखा है सम हैव बर्न्ड देमसेल्व्स आउट, और कुछ जो ब्लेजेस थी जब सब जल ही गया वहां पर तो अपने आप बुझ गई। जैसे एक जगह है वहां पर आग लगती है और उसे बुझाया नहीं जाता, तो जो कुछ भी जलना था वो जब जल जाएगा पूरा का पूरा तो अपने आप ही वो आग बुझ जाएगी। अगर आगे नहीं बढ़ पाएगी तो ये लिखा है स्टिल स्मोक कंटिन्यूज टू, अभी भी देखिए बारिश हुई है, बहुत सारी आग बारिश की वजह से बुझ गई है, कुछ अपने आप बुझ गई है, फिर भी आग तो बुझ गई लेकिन धुआं कंटिन्यूज टू ट्रिकल बिलो स्क्वीज और स्कैटर। अब स्कैटर मतलब तो छिड़काना होता है, जैसे कोई बीज लिया आपने छिड़का दिया। स्क्वीज मतलब निचोड़ना होता है, जैसे आप कपड़े को निचोड़ते हैं स्क्वीज आउट करते हैं, या जैसे टूथ पेस्ट जो होता है उसको आप ब्रश में लेते तो स्क्वीज करते, प्रेस करना। किसी भी ट्यूब को, किसी भी बाम को जब आप प्रेस करके बाहर निकालते हैं तो आप उसे स्क्वीज करते हैं। और ट्रिकल का मतलब टप टप करके गिरना, जैसे कि शावर है ट्रिकल कर रहा हो, टैप है, हाँ, वो लूज हो गया हो तो बूंदे पानी की टप टप करती हो। बिलो होता है सर, कोई भी चीज नीचे से जब ऊपर की ओर उठती है ना तो सर वो बिलो करती है। ऐसा होता है धुआं नीचे से ऊपर की ओर जाता है, उठता है, तो स्मोक कंटिन्यूज टू बिलो फ्रॉम, निकल रहा धुआं, उठ कहां से उठ रहा होगा, फील्ड्स मतलब मैदान, किन मैदानों से, वही मैदान जो आग में जल रहे होंगे या जल गए होंगे। तो कल्टीवेटेड फील्ड्स कैसे आ सकता है, कल्टीवेटेड फील्ड्स तो उन आई एम सॉरी सर, कल्टीवेटेड फील्ड्स तो उन खेतों को कहेंगे जो खेती योग्य है, पूरी तरीके से बन के तैयार है। बैरन फील्ड्स का क्या मतलब है, बैरन वर्ड को यूज तो सिर्फ और सिर्फ उपजाऊ के लिए करेंगे कि उपजाऊ नहीं है। और रॉटन, रॉटन मतलब सड़ा खराब, ये फील्ड्स के लिए नहीं आता, ये तो कोई प्रोडक्ट हो, जैसे रॉटन एप्पल। चार्ड का यूज करिए, से चार्ड मतलब ही होता है जल जाना, जलना। तो जिन जगहों पर, जिन फील्ड्स में आग लग गई थी तो चार्ड फील्ड से, जो सब जल गया था वेजिटेशन वहां का, सारी बुशेस ट्रीज, तो वहां से स्मोक जो है वो ऊपर उठ रहा होगा, धुआं उठ रहा होगा चार्ड फील्ड से, एंड स्क्रब झाड़ियों से, मोस्टली डीफॉरेस्टेड एरियाज है ना। अब जब वो सब जल ही गया तो जंगल बचा ही कहाँ, और लैंड क्लियर्ड फॉर फार्मिंग एंड लाइफ स्टॉक। ठीक है, तो ये था क्लोज टेस्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 26 से 30। पहले में आपको अंडरस्कोर लगाना चाहिए, दूसरे में क्रिटिकल, तीसरे में लेटली, चौथे में बिलो और पांचवे में चार्ड। मैंने बहुत कोशिश करके अच्छे से समझाया, बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स भी रखे, जैसे आउटशाइन हो गया, सबवर्ट हो गया, हाँ, और फिर ट्रिकल, स्क्वीज, स्कैटर, कल्टिवेटेड, हाँ, इन सब का मीनिंग भी मैंने आप सभी को समझाया है और पूरे क्लोज टेस्ट को ढंग से पढ़ाने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अपना स्कोर प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें और ये भी बताएं साथ में कि आपको अभी तक का सेशन कैसा लगा है। क्लोज टेस्ट नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 से 35 पढ़िए। अ 45-year-old मैन डाइड ऑफ, मर जाता है, रेडिएशन, आगे पढ़िए तो पता चलेगा, आफ्टर अ फायर ब्रोक आउट, आग लगती है सर, यहाँ ब्रेकआउट एक फ्रेज है, लिख लीजिएगा, चीजों का बहुत तेजी से बढ़ना, जैसे आग हो गया, दंगे हो गए, या कोरोना वायरस जैसी बीमारी हो गई जो अनियंत्रित होकर के फैले या बढ़े, उसको ब्रेकआउट कहते हैं। आग के लिए, दंगों के लिए या फिर महामारी फैलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक 45 साल का व्यक्ति मर जाता है क्योंकि आग लग जाती है। तो कैसे मरेगा, रेडिएशन तो तब होगा नहीं, सफोकेशन होगा सर। जब आग लगती है तो धुआं भर जाता है घर में, तो कोई अगर घर के भीतर बंद हो तो या तो वो जल जाएगा
और या तो फिर धुएं से बहुत घुटन होगी, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी, तो सफोकेशन से मर जाएगा। पर्सपिरेशन तो पसीने के लिए होता है, पसीने से मर जाएगा नहीं। एमिशन सर उत्सर्जन को कहा जाता है। जब आप चिमनियों से धुआं निकलते हुए देखते हैं तो वो कार्बन एमिशन कहा जाता है, उत्सर्जन, तो उससे नहीं मरेगा सर। आग लगी तो धुआं बहुत ज्यादा भर गया, सफोकेशन हो गई, उसकी वजह से मर गया। इन हिज हाउस, देखिए ना मैं कह रहा था अपने घर में वो फंस गया होगा। इन अंबाबारी एरिया इन द सिटी ऑन संडे, ये सर मेरा ही क्लोज टेस्ट है इसलिए मैं कुछ चेंज नहीं करता इसमें, जो कुछ जहां का दिया होगा वैसे ही लिखा रहेगा। ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने ये जानकारी दी। फिर इंसिडेंट अकर्ड, अब आपको क्या तय करना है, आर्टिकल द आएगा, सच आएगा, ए या एन आएगा। तो पहली बात सच नहीं आएगा क्योंकि सच आर्टिकल ए एन के साथ आता है, जैसे सच एन इंसिडेंट होता तो वो तो है नहीं। आपको सर आर्टिकल एन नहीं लगाना चाहिए, भले ही इंसिडेंट में आई है जो कि वॉवल साउंड देता है, पर ये कहीं नहीं लिखा है दैट व्हेनेवर देयर इज अ वॉवल साउंड आपको आर्टिकल एन ही यूज करना चाहिए। नहीं सर, आर्टिकल एन वॉवल साउंड के पहले यूज होता है, बिल्कुल सही बात है, पर उससे बड़ी शर्त ये होती है कि वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो, और उससे भी बड़ी शर्त होती है कि वो नाउन उस वक्त जो है इनडेफिनेट सेंस में आया हो, अनिश्चित, मतलब ऐसे आया हो कि पता ना चल रहा हो कौन है। तो यहां पर तो इंसिडेंट का जिक्र ऊपर किया ही जा चुका है कि आग लग जाती जिसमें सफोकेशन की वजह से एक व्यक्ति मर जाता है, तो उसी घटना का तो जिक्र किया जा रहा है। तो यू आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन इंसिडेंट, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट ए डेफिनेट इंसिडेंट, तो आपको आर्टिकल दा लगाना चाहिए। हाँ, ये भी आप समझिए, जब आर्टिकल दा किसी वॉवल साउंड के पहले लगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन दा की जगह दी हो जाता है। सो व्हाट विल कॉल इट, दी इंसिडेंट, नॉट द इंसिडेंट। दी इंसिडेंट कहेंगे अकर्ड, ये घटना घटी अर्ली इन द मॉर्निंग, सवेरे तड़के। दैट द फायर ब्रोक आउट, सर दैट तो नहीं आएगा, की तो बोलना ही नहीं है। आफ्टर द फायर ब्रोक आउट, आग लग जाने के बाद। When the fire broke out, सर यही लगाइए, ऑल्दो को तो पढ़ने की नीड ही नहीं है। ये घटना संडे को सुबह मॉर्निंग तड़के होती है जब आग लग गई, संडे सुबह तड़के जब आग लग गई तब ये घटना घटी। कुछ लोगों का कथन होगा, तर्क होगा आफ्टर लगाएं, तो मैं ग्रामर के उस रूल का हवाला दूंगा कि जब आफ्टर या बिफोर यूज होता है तो उस केस में जो काम पहले हो चुका है उसको परफेक्ट में रखा जाता है। या तो फिर आग पहले लगी तब वो आदमी मर गया, तो जहां ब्रोक आउट लिखा है द फायर ब्रोक आउट, वहां पर द फायर हैड ब्रोकन आउट होना चाहिए, द फायर हैड ब्रोकन आउट होना चाहिए। वो तो लिखा नहीं है कि आग लगने के बाद वो मर गया, नहीं, ऐसे तो बोला नहीं जा रहा। अगर ऐसा बोल रहे हैं आप तो हैड ब्रोकन आउट करिए ना, वो है नहीं तो फिर आप व्हेन लगाइए। तो ये घटना सवेरे तड़के होती है जब आग लग जाती है। फर्स्ट फ्लोर ऑफ, कहां पर आग लगती है, टू, आगे देखिए पढ़िए तब समझ में आएगा। हाँ देख लिया आपने, सब समझ गए। 2 मंजिला एक इमारत है और उसके पहले फ्लोर पर आग लग जाती है। देखिए जब आप किसी घर पे हैं, बिल्डिंग में हैं, तो आप एट लगाते हैं, कई बार इन भी लगा देते हैं कि बिल्डिंग बेसिकली बंद होती है तो इन लगा दिया गया। लेकिन जो फ्लोर होता है, फ्लोर हमेशा फर्श को, सतह को कहा जाता है, और सतह के ऊपर आप बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं सर, इसीलिए एट ना लगाइएगा, ऑन लगाइएगा। फ्लोर के भीतर भी नहीं जाते इसीलिए इन ना लगाइएगा। फ्लोर के ऊपर बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, तो एट ना लगाएं, ऑन लगाएं। देखिए जब आप दरवाजे पर खड़े हैं तो कोई भी व्यक्ति दरवाजे के ऊपर बैठा नहीं होता, तभी वहां एट लगाया जाता है, वरना ऑन लगा दिया जाए। लेकिन कहा जाए कि वो छत पर है तो छत तो एक फ्लोर है ना, तो वहां ऑन लगाया जाता है। फ्लोर के लिए ऑन लगाई क्योंकि वो एक सतह है, फर्श है। ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ 2 स्टोरी, स्टोरीज, और फिर डी वाला ऑप्शन तो सर बेवकूफ़ी बनाने के लिए कि लिखा गया है, वो तो कहानियों वाला हो गया। ए, बी और सी में से ऑप्शन नंबर ए को चूज करना चाहिए, नाउन का रूल है यहां पर। अब देखिए इन 5 ऑप्शंस में से
तीन ऑप्शंस में, इनफैक्ट चार के चार, हाँ पांचवा पहला छोड़िए 31st, उसके बाद के चारों ऑप्शंस पूरी तरीके से ग्रामर पे बेस्ड हैं। चाहे 32 में इंसिडेंट के पहले आर्टिकल दा का आना हो, चाहे 33 में व्हेन का आना हो कंजंक्शन की हैसियत से, या 34 में प्रेपोजिशन के यूज के आधार पर ऑन का आना हो, या फिर अब 35 में नाउन के रूल के मुताबिक जिसमें अब 5 रुपी नोट कहा जाता है, तो उसकी वजह से स्टोरी आना चाहिए। सर आप ना तो पोसेशन यूज करेंगे और प्लूरल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं प्लूरल करेंगे? क्यों नहीं करेंगे प्लूरल? क्योंकि आप दो मंजिला की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप तो दो मंजिला इमारत की बात कर रहे हैं। जैसे ही आपका अटेंशन शिफ्ट हुआ, तो जिस तरफ अटेंशन शिफ्ट हुआ उसको सिंगुलर या प्लूरल की नजर से देखिए। सर किसी घर में 5 मंजिल है, एक घर बना है 5 मंजिल का, तो क्या घर 5 हो गए? मंजिलें 5 हुई है ना, फ्लोर 5 हो गए। तो बात आप 5 फ्लोर की नहीं कर रहे, बात तो आप उस घर की कर रहे हैं ना। एक 10 मंजिला इमारत, बात आप किसकी कर रहे हैं बताइए, 10 मंजिला की या इमारत की? तो जब इमारत की बात कर रहे हैं तो फ्लोर को क्यों प्लूरल करेंगे, स्टोरी को क्यों प्लूरल करेंगे आप जा करके? ये समझना है आपको। 2 स्टोरी बिल्डिंग, अगर अभी भी नहीं समझ में आया, वैसे उम्मीद कम है कि ना आया हो, तो आपको इसके लिए मैं बहुत जल्द ग्रामर के भी लेक्चर्स अपलोड करूंगा। ग्रामर के भी बहुत सारे लेक्चर्स लूंगा मैं, तो उसमें ये भी है मेरे एजेंडा में कि नाउन का ये जो यूज होता है ये भी मैं आप सबको पढ़ाऊंगा, तो वहां से देखिएगा। तो 31 में क्या आंसर है? सफोकेशन, दूसरे में आर्टिकल दा, 33 में व्हेन लगाइएगा, 34 में ऑन लगाइए, और 35 में स्टोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये था क्लोज टेस्ट नंबर 2। वॉइस 36, 37, 38। 36 देखिए, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट व्यू द ग्रैंड कैनियन एवरी ईयर। व्यू प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इज व्यूड, आर व्यूड जैसा कुछ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी या डी में से चूज करिए। सी को चूज करिए क्योंकि डी में तो व्यू को थर्ड फॉर्म में रखा ही नहीं गया। द ग्रैंड कैनियन इज व्यूड बाय थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। ऑप्शन नंबर सी। मैं हमेशा से बताता हूं कि वॉइस और नरेशन को कम समय में अटेम्प्ट करने का तरीका है कि आप फट से टेंस को देखें और उसी को एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आई हैव रिटन दिस ऐसे, अब इसका पैसिव वो बनेगा जहां पर बीन रिटन होना चाहिए, बीन रिटन। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, डी गलत हो गया, ए और सी में ही चॉइस है। अब ए नहीं होगा क्योंकि वहां हैड कर दिया गया, हैड तो पास्ट हो गया ना। ये काम तो नरेशन में होता है, वॉइस में टेंस नहीं बदलता, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हैज बीन रिटन बाय मी। 38 देखिए, द वेडिंग पार्टनर इज मेकिंग ऑल द रिजर्वेशंस। द वेडिंग पार्टनर प्लानर इज मेकिंग ऑल द रिजर्वेशंस, तो ऑल द रिजर्वेशंस आर बीइंग मेड, मेकिंग आईएनजी फॉर्म है, पैसिव वॉइस में बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म में जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, यस एग्जैक्टली लास्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 40 नरेशन के हैं। देखिए, ही सेड टू मी, 39 देखते हैं। ही सेड टू मी डू नॉट गो आउट, मना किया गया, ऐसे में आप फॉरबिड का इस्तेमाल करिए, और जब भी फॉरबिड लगाएं तो नॉट का यूज ना करें। तो ऑप्शन नंबर बी में ही केवल नॉट नहीं है, आप ध्यान से देखिए, ऑल अदर ऑप्शंस हैव नॉट इन देम, लेकिन बी में नहीं है, तो फिर बी को चूज करिए। ही फॉरबेड मी टू गो आउट। 40 देखिए, ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ फायर, मैंने अक्सर तुम्हें बताया कि आग से ना खेलो, जल जाओगे, है ना, डायलॉग है, आग से मत खेलो नहीं तो जल जाओगे। ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर, तो ही टोल्ड मी, ही रिमाइंडेड मी, ये तमाम ऑप्शंस हो सकते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड दैट, यहां से नहीं तय हो सकता, आगे से तय होगा। हैव को जिसमें हैड किया गया हो उसी को चूज करिएगा। ए तो बेकार हो गया, सी भी नहीं होगा सर, डी भी नहीं होगा, वाह कितना सरल हो गया, बी को चूज करिए। ही टोल्ड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हैव टोल्ड प्रेजेंट परफेक्ट है, इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन नंबर बी में ही हैड टोल्ड लिखा हुआ, तो उसी को चूज करेंगे हम।
इस प्रैक्टिस टेस्ट में मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को सबसे आखिर में रखा हुआ था, बस ऐसे ही मेरा मन किया तो मैंने इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट को आखिर में रख दिया। और इसमें भी पहले सिनोनिम्स नहीं है, पहले एंटोनिम्स है, उसके बाद सिनोनिम्स है। तो पहला एंटोनिम देखिए, डेसिस्ट। डेसिस्ट मतलब दूर रहना, घृणा करना, एक तरीके से डिसकंटिन्यू कर देना चीज़ों को, भाग जाना। तो कंटिन्यू को यूज के जब आप डेसिस्ट करेंगे तो दूर भाग जाएंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो जब आप डेसिस्ट नहीं करेंगे तो जारी रखेंगे, कंटिन्यू हो जाएगा। डिटेस्ट सिनोनिम है, डिटेस्ट का मतलब भी दूर भागना होता। असाइन करने का मतलब है किसी को कोई कार्य सौंप देना, रिक्वेस्ट निवेदन करना, तो ये सब नहीं हो, कंटिन्यू जारी रखना, डिसकंटिन्यू ना करना, खत्म ना कर देना, तोड़ मत देना। इम्यून का मतलब सेफ होने से होता है, इम्यून अगर आप हैं तो आप सेफ हैं। अभी तो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, अभी देखिए बीमारी चल रही है, इम्यूनिटी सिस्टम जिनका कमज़ोर है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, इम्यून सिस्टम जिनका वीक है, उनको बीमारियां हो जाती हैं। तो इम्यून मतलब सेफ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑपोजिट होगा, क्योंकि वल्नरेबल का मतलब होता है जो सेफ ना हो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 43, ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है थोड़ा सा क्या कहेंगे उसको, डार्क जिसको बोल सकते हैं। और डार्क का रिलेशन उदासी से हो सकता है, शाइन ना होने से हो सकता है। तो ब्लीक का जो सही ऑपोजिट है वो ग्लॉसी हो जाएगा। ग्लॉसी, ग्लॉसी का मतलब ही होता है सर जो चीज़ बहुत चमक रही हो, शाइन कर रही हो, है ना। जैसे लिपस्टिक में दो शेड आते हैं, एक मैट और एक ग्लॉसी। जो डार्क, जो शाइन ना करे वो मैट है, और जो शाइन करे वो ग्लॉसी हो जाएगा। रैपिड तेज, ग्लूमी, और ग्लूमी का मतलब दुखी होता है, तो ब्लीक का वो तो सिनोनिम हो जाएगा। स्लेंडर का आई गेस मीनिंग होता है अट्रैक्टिव से, जो अपनी ओर खींचे आपको। 44 फास्टिडियस, जो बहुत चूजी हो, जो आसानी से कहीं भी एडजस्ट ना करे, हाँ, जिसको जो पसंद है वही चाहिए। हाँ, अगर किसी को बैंगन की सब्जी नहीं पसंद है तो फास्टिडियस होगा, तो कोई और वो बैंगन की सब्जी खाएगा ही नहीं, और नहीं होगा तो नहीं, कुछ ऑप्शन होगा तो खा भी लेगा। तो फास्टिडियस जो किसी भी सूरत में एडजस्ट नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑपोजिट हो जाएगा, एडजस्टेबल, जो आसानी से एडजस्ट कर ले। नेफारियस का मतलब दुष्ट से होता है, जिसे आप डिप्रेव्ड, विकेड बोल सकते हैं। शैलो मतलब छिछला, जो लास्ट वर्ड है 45 नंबर, शैलो मतलब छिछला, जो अभी मेच्योर ना हो, जो ऊपर ऊपर हो। तो उसके लिए आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि डीप को चूज करना चाहिए। डीप, डीप का मतलब गंभीर से होता है। मैंने जिन भी ऑप्शंस के मीनिंग आपको इस बीच में नहीं बताए हैं, आप लाइव चैट में देखिए, वहां पर मैं उनके ऑप्शंस बता रहा हूं, उनके मीनिंग समझा रहा हूं। फिर से सुन लीजिए, डेसिस्ट घृणा करना, डिसकंटिन्यू कर देना, ऑपोजिट कंटिन्यू हो जाएगा। इम्यून मतलब सेफ, ऑपोजिट वल्नरेबल हो जाएगा अनसेफ। ब्लीक मतलब डार्क, ऑपोजिट ग्लॉसी हो जाएगा मतलब शाइनी। फिर 44 फास्टिडियस, बहुत ही सिलेक्टिव, चूजी। रिजिड, ऑपोजिट एडजस्टेबल हो जाएगा। और शैलो 45 जिसका मतलब ऊपर ऊपर, छिछला, उसका ऑपोजिट डीप हो जाएगा। लास्ट 5 क्वेश्चंस पे हम आ गए हैं। अब मैं आपसे पहली बार ये कहने जा रहा हूं कि अगर आपने इस सेशन को, इस वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, है ना, थोड़ा सा मेरा भी फेवर करें आप सभी लोग। सिनोनिम्स देखिए, जेलस, जेलस का मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ। ये वो वाला जेलस नहीं है, इसको बेसिकली जेलस ना बोल के जीलस बोला जाता है। तो जील मतलब उत्साह, ZEAL, जील का मतलब ही होता है खुशी। तो जो जीलस है वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो आर्डेंट होना चाहिए, आर्डेंट का मतलब ही होता है बहुत ही पैशनेट, जिसको कह सकते हैं। आर्डेंट सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, आर्डेंट फॉलोवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मुखर, प्रखर जिसको बोल सकते हैं। हाँ, बहुत कॉन्फिडेंट, पैशनेट अबाउट समथिंग, समझ रहे हैं ना। जैसे आर्डेंट नेशनलिस्ट लोग होते हैं, राष्ट्रवादी, कट्टर राष्ट्रवादी। चलिए, कट्टर की बात नहीं करनी, ठीक है। तो जीलस आर्डेंट हो जाएगा सिनोनिम। जेलस तो बेकार वर्ड हो गया। फ्यूरियस गुस्सेबाज। इम्पेशेंट का मतलब है जो धैर्यवान ना हो, पेशेंट मतलब धैर्यवान, इम्पेशेंट जो धैर्यवान ना हो। इंडस्ट्रियस मेहनती को कहते हैं, और मेहनती को सर आप ना पेन्स टेकिंग बोल सकते हैं, लेबोरियस बोल सकते हैं, पेन्स टेकिंग, ये जो सी लिखा है। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, और पेन्स टेकिंग का मतलब भी मेहनती। अब पेन्स टेकिंग को याद कैसे करेंगे,
टेकिंग मतलब लेना, पेन मतलब दर्द, तकलीफ, जो तकलीफ ले। तकलीफ कौन सा व्यक्ति लेगा? जो मेहनत करेगा उसी को तो पसीना आएगा। तो इंडस्ट्रियस का सिनोनिम पेन्स टेकिंग है, और पेन्स टेकिंग का ये मीनिंग है। इंडोलेंट ऑपोजिट हो सकता था। अगर आपको आलसी, लापरवाह, स्लगिश, लिथार्जिक, लैंग्वेज चाहिए होता तो फिर इंडोलेंट को चूज करते। इम्प्यूडेंट का मतलब हठी से हो सकता है, जो किसी की ना सुने एक तरीके से, जिसे ब्रेजन बोल सकते हैं, स्टबर्न बोल सकते हैं। इकोनॉमिकल, जो सोच समझ के पैसे खर्च करे, मित व्ययी जिसको कहा जा सकता है। 48 इंट्रपिड, बहादुर को बोलते हैं। अभी मैंने शायद कल के ही डेली वोकैब के सेशन नंबर 9-10 किसी में मैंने इंट्रपिड वर्ड पढ़ाया था, बहादुर को बोलते हैं। तो आपको डॉन्टलेस चूज करना चाहिए। हाँ, वहाँ ऑप्शंस में सिनोनिम्स में डॉन्टलेस था भी, तो अगर आपने उस सेशन को अटेंड किया हो तो इंटरप्रेट अपने आप हो जाएगा आपका। सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए कहा जाता है कि सब कुछ तैयार करते रहें। तो इंटरप्रेट का मतलब क्या हुआ? डॉन्टलेस। जरा रुकिए, पानी पी लो मैं। तो इंटरप्रेट मतलब बहादुर, जो निडर है, ऑडेशियस, टेनेसियस, रेजोल्यूट, डिटरमाइंड, ये सब बोला जाए। ब्रेव, करेजियस, वैलरस, वैलियंट, गैलेंट, ये सारे वर्ड्स। हेजिटेंट जानते हैं, जो संकोची हो। एक्सट्रोवर्ट, जो बहुत कॉन्फिडेंट है, फट से अपनी बात को कहेगा, हेजिटेंट का ऑपोजिट। रेटिसेंट, जो अल्पभाषी हो, ये हेजिटेंट का सिनोनिम, जो कम बोलता हो। पर्सपिकुवस, पर्सपिकुवस का मतलब जो दिख रहा हो, जो स्पष्ट है, जो अपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, जो एविडेंट है, उसको कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी को चूज करिए। ऑप्शन नंबर डी, अपेरेंट। पर्सपिकुवस का मतलब ही कॉन्स्पिकुवस, मैनिफेस्ट, ऑस्टेंसिबल, इन सब से हो सकता है। तो पर्सपिकुवस मतलब स्पष्ट, अपेरेंट हो जाएगा। 50 एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मतलब हग करना किसी को। इम्ब्रेस करने का ये मतलब है किसी को गले लगाना। अभी मैंने आज मॉर्निंग के सेशन में इम्ब्रेस जैसा एक वर्ड आप सबको पढ़ाया था। इम्ब्रेस मतलब किसी को हक करना, तो एक्सेप्ट करना हो जाएगा। वो डी ऑप्शन देखिए ना। इनविगरेट तो ऊर्जा देने से। विगर का मतलब ही सर फिजिकल एनर्जी से होता है, VIGOR, फिजिकल एनर्जी। इसी से विगरस बनता है, बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग, फिजिकली बहुत ज्यादा हेल्दी। तो इनविगरेट किसी को एनर्जी देना। रेट्रोग्रेड पीछे की तरफ लौटना। डाउनफॉल इसको कहा जा सकता है, डिक्लाइन, नुकसान, अवनति जिसको कह सकते हैं। रेट्रोग्रेड करना। गैल्वनाइज एक तरीके से उकसाना, भड़काना, जिसको इनसाइट, प्रोवोक, इंस्टिगेट कहा जा सकता है। तो एम्ब्रेस का सही मीनिंग स्वीकार करने से है, तो एक्सेप्ट हो जाएगा इसका सही मीनिंग। तो इस तरीके से आज का ये सेशन, आज का ये स्पीड टेस्ट नंबर 4, मॉक टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन ओवर हो जाता है। फाइनल स्कोर अपना अपना मैच कर लें, और अगर आप चाहें तो अपने उस स्कोर को यहीं पर लाइव चैट में मुझे फाइनली बताएं भी। और अगर आपने ना रेडी किया हो तो इसी में देखिए सामने एक नंबर दिख रहा होगा, 9935923221। वो मेरा ही नंबर है। आप अपने स्कोर को मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज करके भी बता सकते हैं विद योर नेम, तो मुझे पता चल जाएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखें कि सेक्शन वाइज कैलकुलेट करने के साथ साथ टोटल स्कोर भी आप समय रहते ही कैलकुलेट कर लिया करें। आज अभी के लिए इतना ही। अपना अपना ध्यान रखिए। संडे इवनिंग है, मैं ये तो नहीं कह सकता एंजॉय करिए। हाँ, करिए एंजॉय, घर पे रह के एंजॉय करिए, बाहर बस ना जाइए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो। और कल सुबह डेली वोकैब सेशन नंबर 11 के साथ मिलेंगे। चलिए, तब तक अपना अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ साउंड स्लीप, बाय बाय, टेक केयर।